छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब घोटाले में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का आगाज हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही ज्यादा खास है। और इसके साथ साथ और भी कई प्रमुख खबरें हमारे रिपोर्टर और आपके शहर के जो हमारे सहयोगी हैं वो लेकर आने वाले। छत्तीसगढ़ में दिन भर क्या कुछ हुआ है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके दायरे में प्रदेश के कई अधिकारी आ चुके हैं। इसी सिलसिले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास समेत 30 से ज्यादा अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास समेत 30 आबकारी अधिकारियों की करीब 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। ये कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। कुर्क की गई सभी संपत्तियां शराब घोटाले से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि अधिकारियों और कारोबारियों के एक संगठित नेटवर्क के जरिए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया गया। ईडी के अनुसार शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी खजाने को करीब 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आंकड़ा नए तथ्यों, डिजिटल सबूतों और मनी ट्रेल के आधार पर सामने आया है। ईडी ने खुलासा किया कि शराब घोटाले से जमा की गई राशि को निजी संपत्तियों में लगाया गया है। ईडी अब तक 275 से ज्यादा चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। जब तक शराब घोटाले का मामला चलता रहेगा, ईडी की इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में धान उठाव ने अब रफ्तार पकड़ ली है। खैरागढ़, शुगदान, गंडई से लेकर राजनांदगांव और वनांचल इलाकों तक रिकॉर्ड स्तर पर धान का परिवहन किया जा रहा है। अनुबंध के बाद मिलर्स भी एक्टिव हो गए हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान परिवहन में तेजी आने के बाद अब जमीन पर जिला प्रशासन और मिलर्स की सक्रियता साफ नजर आने लगी है। राजनांदगांव जिले में अब तक 8,47,660 क्विंटल से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। धान उठाव की इस रफ्तार ने किसानों को राहत दी है। लंबे समय से जिस सुस्ती की शिकायत थी, अब वह दूर होती दिख रही है। खैरागढ़, छुईखदान और गंडई जिले में भी धान उठाव तेज हुआ है। यहाँ अब तक 4,75,227 क्विंटल से अधिक धान का उठाव हो चुका है, जिससे किसानों को भुगतान और भंडारण दोनों में सुविधा मिल रही है। धान उठाव में आई इस तेजी ने प्रशासनिक व्यवस्था और मिलर्स की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। फिलहाल किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं और खरीदी व्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। उत्तर बस्तर कांकेर में आस्था, परंपरा और इतिहास का अनोखा संगम एक बार फिर देखने को मिला है। रियासत काल से चली आ रही परंपरा के तहत साल में सिर्फ एक बार खुलने वाला मां दंतेश्वरी का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। यह दृश्य है उत्तर बस्तर कांकेर के रियासत कालीन ऐतिहासिक मेले की, जिसकी शुरुआत हर साल नए वर्ष के पहले रविवार को होती है। 4 दिनों तक चलने वाली इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है मां दंतेश्वरी का वहां मंदिर, जो पूरे साल बंद रहता है और केवल मेले के पहले दिन ही खोला जाता है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले आसपास के देवी देवताओं की टोली राजमहल पहुंचती है, जहां से राज परिवार के सदस्यों को साथ देवी देवताओं की शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए मेला भाटा स्थल तक जाती है। साल में केवल एक दिन खुलने वाला मां दंतेश्वरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। राज परिवार के सदस्य, पुजारी और देवी देवताओं की मौजूदगी में दंतेश्वरी से क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। आस्था, परंपरा और इतिहास से जुड़ा कांकेर का यह मेला आज भी अपनी अनोखी परंपराओं के कारण लोगों को आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ पहली बार ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये इवेंट छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद ही खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ देश में पहली बार आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए ट्रायल 6 से 8 जनवरी तक रायपुर और बिलासपुर में होंगे और ट्राइबल गेम्स का आयोजन 14 से 29 फरवरी तक रायपुर और जगदलपुर में किया जाएगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इन खेलों में देश भर के आदिवासी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बता दें कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में कुल 7 खेलों को शामिल किया गया है। एथलेटिक्स और तीरंदाजी की प्रतियोगिता जगदलपुर में होगी। इसके अलावा बाकी गेम्स राजधानी रायपुर में खेले जाएंगे। तो देखिए, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य आदिवासी खिलाड़ियों को एक मंच देना है, उनकी प्रतिभा को निखारना है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में यह आयोजन किया जा रहा है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। 1.5 लाख की आबादी और 400 से ज्यादा गांव, लेकिन आपात स्थिति में सहारा देने के लिए सिर्फ एक 108 एम्बुलेंस ही मौजूद है। कांकेर जिले का कोयलीबेड़ा ब्लॉक, जहां 1.5 लाख से ज्यादा आबादी, 400 से ज्यादा गांव, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी और क्षेत्र के लिए सिर्फ एक 108 एम्बुलेंस।
पिछले कई महीनों से पूरा ब्लॉक इसी एक एम्बुलेंस के भरोसे चल रहा है। स्थिति ये है कि 1 साल से एम्बुलेंस सेवा लगभग ठप पड़ी है। लगातार मांग के बावजूद अब तक पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में मरीजों को निजी वाहन से अस्पताल ले जाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। 1.5 लाख की आबादी और सैकड़ों गांवों के लिए एक ही एम्बुलेंस यहाँ सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर सवाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब देखना यहाँ है कि जिम्मेदार कब तक जागते हैं। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर कुछ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें रायपुर के तूता धरना स्थल की है, जहां डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत 2300 रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों के मुताबिक हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को 2 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी इस भर्ती को लेकर स्पष्ट हैं। इसके बावजूद अब तक 6वें चरण की काउंसलिंग शुरू नहीं की गई। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी शामिल हैं। कई अभ्यर्थी अपने घर परिवार से दूर रहकर कड़ाके की ठंड में दिन रात अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। युवा हैं जो देश के भविष्य हैं, ये वो युवा हैं जो छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ को संवारना चाहते हैं। और अगर इनके कंधे मजबूत होंगे, अगर ये आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा और हम सबका भी विकास होगा। कवर्धा जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। कवर्धा में अब साइबर थाना का उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव रेंज का ये पहला थाना है जिसमें साइबर से संबंधित सभी अपराधों की जांच होगी। जिले में बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राजनांदगांव रेंज में पहले साइबर थाने का विजय शर्मा ने शुभारंभ किया। साइबर थाना खुलने के बाद ऑनलाइन ठगी, बैंक फ्रॉड, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया अपराधों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने थाने का निरीक्षण कर एसपी धर्मेंद्र सिंह से बारीकी से जानकारी ली। साइबर थाना पुराने पुलिस लाइन परिसर में स्थापित किया गया ताकि पीड़ितों को शिकायत दर्ज करने में परेशानी न हो। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए निरीक्षक प्रभारी सहित कुल 27 अधिकारी कर्मचारी पदस्थ किए गए हैं, जबकि पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। कवर्धा जिले में साइबर थाने के खुलने के बाद अब साइबर संबंधी अपराधों में लगाम लगने की उम्मीद अब लोग लगा रहे हैं।